तो हेलो बच्चों, हमारा ये बीएससी फिजिक्स की जो 4th क्लास है, यानी कि ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। हमने स्टार्ट किया था बीएससी फिजिक्स, ये हमारा डे 4 है। हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, यूजी सेमेस्टर 1 की। ठीक है, तो चलिए हमारा जो बुक स्टार्ट हुआ था वो मैथमेटिकल फिजिक्स 1, और उसका जो पहला यूनिट था कैलकुलस हमने स्टार्ट किया था। उसका पहला टॉपिक है बाइनोमियल सीरीज, और इस वीडियो में हमारा बाइनोमियल सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप जान लीजिए, मैं करण कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल बीएससी वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर सेमेस्टर 1। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी हमारे चैनल से जुड़े, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे। तो चलिए हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बाइनोमियल सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बाइनोमियल सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का आज का सवाल क्या है कि बाइनोमियल सीरीज क्या है, हम लोग बाइनोमियल सीरीज को क्यों पढ़ते हैं, बाइनोमियल सीरीज का यूज हम लोग कब करते हैं, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज का स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज से क्या सवाल पूछे जाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग ये सारे सवालों का जवाब जानने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बाइनोमियल सीरीज क्या होता है। तो सबसे जो हमारा पहला सवाल होगा, बाइनोमियल सीरीज क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज हमने पढ़ा भी था, तो चलिए हम लोग छोड़ देते हैं कि क्या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। हम लोग अभी से पूरा इसमें डिटेल से जानेंगे कि बाइनोमियल सीरीज क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज क्या है, हमने बताया था कोई भी टर्म हो, जैसे कि अगर एक टर्म है x, तो ये हमारा मोनोमियल हो जाता है, लेकिन यहीं पे x प्लस वाई लिख दिया जाए तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाता है। और बाइनोमियल को ही हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो हम लोग इसे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारा जो सवाल ये है कि बाइनोमियल सीरीज क्या होता है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोल सकते हैं इसको, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेंस टू डेसिमलर, यहाँ देखिए दो है, x और y भी है, तो विच कंटेंस टू डेसिमलर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, तो बाइनोमियल सीरीज हम लोग किसे कहते हैं, ये आपने समझा कि बाइनोमियल सीरीज जिसमें दो डेसिमलर टर्म हो, बाइनोमियल सीरीज हम लोग उसे ही कहते हैं। और इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हम लोग पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों का अगर सवाल आ जाए तो हम लोग कैसे आंसर लिख पाएंगे। तो पूरा हम लोग राइटिंग स्किल भी इसमें डेवलप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, बाइनोमियल सीरीज क्या होता है, व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज। आप लोग डालेंगे हेडिंग व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज। पहला सवाल है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल सीरीज, क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चल रहा है बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज, ये हमारा चल रहा है बाइनोमियल सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने अभी बताया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू डेसिमलर टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी दो टर्म हो, जिसमें कि दो टर्म हो, उसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि x प्लस वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये बात किसी को समझ में नहीं आई? चलिए एक उदाहरण देते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो x स्क्वायर वाई प्लस 1/x y का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं आप, दो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेंस टू डेसिमलर टर्म्स। तो यहाँ पे दो डेसिमलर टर्म की बात हो रही है, तो एक यहाँ पे भी है और ये एक यहाँ पे भी है, यानी कि दो टर्म ये जो बिलोंग्स करता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और हमने ये भी जाना था कि अगर एक ही टर्म हो तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, और दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, और अगर ऐसे ही चलता रहे तो उसे हम लोग मल्टीनोमियल कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और उदाहरण जान लेते हैं कि इसमें हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं। हमने ये समझा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण देख ले कि क्या होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने देखा, एग्जांपल हमने देखा कि x प्लस वाई अगर हो, दो टर्म यहाँ पे है, तो हम लोग इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पे भी x इस
स्क्वायर वाई प्लस 1/xy², ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर यहाँ पे भी 3 - x, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। और एक यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है रूट में, तो √x² - 1 + 1/√x³ + 1 टू द पावर 1/3, तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। और ये हमारा एग्जाम्पल था कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि स्टेटमेंट इसका क्या होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, कि बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि अगर कहीं पे भी x + y पे स्क्वायर भी लिखा हो तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि a + b² हो, तो ये भी हमारा बाइनोमियल थ्योरम में होता है। क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है। तो हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, 2 3 4 5 6 यानी कि n तक यहाँ पे रह सकता है। ये हमारा होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे कि इफ़, क्या लिखेंगे, इफ़ a b इज r, ये क्या है, एक रियल नंबर है, और एंड n क्या है, तो नेचुरल ये है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देन इसका बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसका बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा कि a और b हमने इसको लिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a + b⁴n, और बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं इस प्रकार से हैं NC0, उसके बाद पहले जो है a, तो a पे पावर हम लोग देते हैं n, a पे पावर n देते हैं। उसके बाद b⁴ नीचे में जो होता है यहाँ पे 0 है, तो b पे पावर 0 देंगे। तो आप बताइए कि किसी भी संख्या पे पावर 0 देंगे उसका वैल्यू कितना होता है, चाहे 1000 पे दो, 1 लाख पे दो, 1 करोड़ पे दो, किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। यानी कि इसको हम लोग 1 के बराबर लिख देते हैं, और 1 को हम लोग यहाँ पे लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 से हम लोग इसको 1 2 3 4 5 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो NC0 था, NC1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो a⁴ जो था n था, तो वो n - 1 हो जाएगा। 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पे n क्यों था, क्योंकि इस पे n - 0 था, और n पे अगर 0 घटाएंगे तो n ही बचेगा। किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, लेकिन मान लीजिए कि n कोई संख्या है, उसमें से 1 घटा देंगे तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, इसलिए हम लोग n - 1 लिखते हैं। और यहाँ पे जो आता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, b पे पावर वो लिख देते हैं। तो ये जो पावर होता है यहाँ पे b पे आता है, वो कहाँ से, तो ये नीचे वाला आता है। इस प्रकार से हम लोग आगे अगर बढ़ें तो NC3 a⁴n- और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 और b⁴ आएगा। बताओ इस प्रकार होगा कि नहीं होगा। और इस प्रकार से हम लोग n टाइम तक जाएंगे, इस प्रकार से हम लोग n टाइम तक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो n तक होगा, यानी कि NCn, और NCn जब हो जाएगा, देखिए n माइनस हम लोग n करेंगे तो a⁴ 0 हो जाएगा। तो a⁴ 0 किसी भी संख्या पे पावर 0 करेंगे उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग a को नहीं लिखते हैं। और b⁴ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो होता है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया बाइनोमियल थ्योरम का, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए ये जो होता है ये कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट निकालने भी हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे भी NC0 NC1 NC2 NCn तक जो भी है वो कोफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए हम लोग अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b⁴n को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये n तक जाएगा, और r r क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे। तो ये हमने लिखा कि 0 से n तक जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NC यहाँ पे r, क्योंकि r जैसे जैसे हम लोग 0 1 2 3 करते जाएंगे तो ये एक्सपेंड होके फिर से यही आता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग a⁴n - r b⁴r
ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो था, बाइनोमियल थ्योरम यही है, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। यदि हम लोग ए और बी का वैल्यू कुछ पुट करें तो क्या आएगा, हम लोग चलिए वो देखते हैं कि क्या आ जाएगा ए और बी का वैल्यू पुट करने पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 and b is equal to x. Now putting the value of a 1 and b x, जब हम लोग a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू x पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n। और इसको हम लोग अब एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है इसको एक्सपेंड करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अब यहाँ पे ऊपर में एक्सपेंड करते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि हमने यहाँ पे किया क्या। तो यहाँ पे हमने कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है जो कि हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ था कि बीएससी फिजिक्स का जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम का चर्चा किया हुआ था। तो उसमें हमने ये बताया हुआ था कि ये कैसे आता है। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। इसको हम लोग मिनिमाइज करके इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि बड़ा सा टर्म ना लिखना पड़े। और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो फिर ये वापस यही थ्योरम का जो आता है ये टर्म आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब सवाल क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम लोग जानेंगे। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आया कि हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड करने वाले हैं, इसको एक्सपेंड करने वाले हैं कि एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कोफिशिएंट लिखा जाएगा n है तो यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करके n तक जाएंगे। तो पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उस पर पावर n होता है, उस पर पावर n होता है। 1 पे पावर हम लोग n दें, 1 पे पावर कुछ भी दे दिया जाए, 1000 लाख 100 कुछ भी दे दिया जाए, उसका वैल्यू 1 ही होता है। इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, तो 1 का वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो ये जो बचेगा सिर्फ कोफिशिएंट ही बचेगा। ठीक है, और x पे पावर जो है वो 0 होता है, इसीलिए हम लोग x यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो NC1 और इस पे पावर 1 देंगे तो 1 आएगा, इस पे पावर 1 देंगे तो 1 आएगा, यानी कि इस पे पावर कुछ भी दे दें हम लोग 1 ही आता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। उसके बाद ये नीचे 1 है यानी कि सेकेंड टर्म पे पावर 1 होगा, x पे पावर 1 हो जाएगा। क्यों हुआ ये आप लोगों को पता चला क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग सेकेंड टर्म पे जो भी नीचे में लिखा है उसको हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या था कि फर्स्ट टर्म पे पावर n-1, सेकेंड टर्म जो हमारा x है इस पे पावर हम लोग r देते हैं, ये r देते हैं, r का वैल्यू 1 है इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू x आ जाएगा। x पे पावर 1 देंगे तो x ही आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे NC2 x टू द पावर, देखिए 1 पे जो पावर है कुछ भी देते हैं चलेंगे हम लोग तो उसका वैल्यू 1 ही आता जाएगा, इसलिए हम लोग कहीं पे भी 1 नहीं लिख रहे हैं और इसको हम लोग x के टर्म में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे अगर बढ़ते जाएं तो NCn x टू द पावर n आ जाएगा। तो ये हमारा टर्म कुछ इस प्रकार से आया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस टर्म में बताइए कि इंडिपेंडेंट ऑफ x कितने टर्म हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म में x नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब होता है कि जिसमें x ना हो, जिसमें x ना हो उसे हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलते हैं। तो ये एक टर्म इसमें आया जिसमें x इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग अगर छोटा करके लिखना चाहें, इसको हम लोग अगर छोटा करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर तो n तक जाना है और स्टार्ट 0 से होना है। उसके बाद क्या होता है तो NC यहाँ पे r आ जाएगा, NC r 0 से स्टार्ट करते हैं तो NC 0। उसके बाद ये क्या होता है, ये तो कोफिशिएंट हो जाता है ना। उसके बाद इसमें जो टर्म आता है वो इस पे तो कुछ आना नहीं है इसलिए x आता है। क्या आता है, x आता है। तो x पे पावर r हम लोग देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x पे पावर r देते जाएंगे। x टू द पावर
आर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन छोटा होके आएगा इस प्रकार से, समझ में आए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इसको और कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि इसका जो क्या है और आगे टर्म वो हम लोग देखेंगे। तो यहीं पे हम लोग एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। एक एग्जाम्पल चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे कि x - 3⁵। इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको a मान लेना है, फर्स्ट टर्म को a और इसको b मान लेना। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में NC हम लोग यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले पे भी बैठा के चलें कि NC R हम लोग रखेंगे तो R की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग NC 0, उसके बाद फर्स्ट टर्म पे पावर n देंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म x पे पावर n हो जाएगा और यहाँ पे 3 नहीं होगा, -3 है तो -3 देखिए हम लोग यहाँ पे a बराबर x मानेंगे और b को हम लोग -3 मानेंगे। तो ये हमारा टर्म a + b आ जाएगा और इस पे पावर 5 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x पे पावर n हो जाएगा और ये जो है इस पे पावर 0 होगा क्योंकि सेकेंड टर्म पे पावर 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे प्लस NC1 और x टू द पावर कितना होगा n-1 और -3 पे पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर n-2 3 पे पावर 2 और 5 टर्म तक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको NC3 x टू द पावर n-3 और -3 पे पावर 3 प्लस NC4 x टू द पावर n-4 -3 टू द पावर 4 प्लस NC5 x n-5 -3 टू द पावर 5, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे 5 टर्म तक सॉल्व करने थे और n की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो सब जगह हम लोग n की जगह पे 5 कर देंगे, ठीक है। तो 5 और यहाँ पे 5 - 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 - 1 4, उसके बाद यहाँ पे भी 5 आएगा। 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 3 कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लास्ट टर्म जो होगा NCn है, यानी कि n हमारा 5 है और 5 - 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई भी पावर 0 हो, उस पर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 होता है तो ये पावर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग पहले कोफिशिएंट इसका निकालना सीखेंगे। देखिए कभी भी आप लोगों को कोफिशिएंट अगर निकालना हो, NC 0 अगर रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसको नोट करके याद कर लेंगे। अब अपने कॉपी के छत पे लिख लेंगे। छत कहने का मतलब सबसे ऊपर में जो होता है उस पर लिख लेंगे एक NC1, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। कभी आ जाएगा NC1 तो इसका वैल्यू n के बराबर होता है। फिर आ जाए NCn, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ जाता है इस प्रकार से। तो इसको याद कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए NC 0 है, NC 0 का वैल्यू 1 होता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे 1, उसके बाद प्लस NC1 है, NC1 का वैल्यू n के बराबर आता है, यानी कि 5 आ जाएगा 5। उसके बाद x टू द पावर 4 और ये -3 है तो -3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं कि कितना कितना आता है। उसके बाद आप लोगों को हम कोफिशिएंट निकालना सिखाएंगे। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - 15 x टू द पावर 4 90 x³ -270 x² प्लस
405 x माइनस 243 आ जाएगा। ये हमने किसको सॉल्व किया तो x माइनस 3⁵ इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम लोग अब ये सीखते हैं कि इसका कोफिशिएंट कैसे निकालता है। ठीक है, तो हम लोग कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। तो इसी टर्म का हम लोग कोफिशिएंट निकाल के देख लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका कोफिशिएंट हम लोग निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे डालते हैं कि कोफिशिएंट हम लोग होता क्या है। तो देखिए कोफिशिएंट हम लोग NCR जो होता है यही कोफिशिएंट होता है। तो इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार का होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को नोट कर लेनी है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे n की जो वैल्यू है, यहाँ पे वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा n। उसके बाद हम लोग चलिए इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं। तो हमने एक एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले क्या सीखा, एक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया हमने कि x माइनस 3⁵ है ना, इसको हम लोग एक्सपेंड किया अभी थोड़ी देर पहले। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं कि कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट इसका 5 टर्म तक होगा। देखिए इसका 5 है तो इसका जो टर्म होगा वो कितना टर्म होगा, 5 + 1 यानी कि 6 टर्म इसमें होगा। तो हम लोग चलिए सबका कोफिशिएंट निकाल के देखते हैं। तो पहला कोफिशिएंट क्या हो जाता है 5C0। तो 5C0 का वैल्यू हमने बताया कि NC0 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस दूसरा कोफिशिएंट इसका क्या हो जाता था, हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, अभी ये टर्म को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, तो सिर्फ कोफिशिएंट इसका क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे 5C1, फिर 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। तो 3 टर्म जो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, 3 टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए NC0, यहाँ पे NC0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद NC1 का वैल्यू n हो जाता है, यानी कि NC1 का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग NCN ये है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म को सॉल्व नहीं करना होता है हमें, इस 3 टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा निकल चुका होता है पहले ही, क्योंकि ये जो होता है कोफिशिएंट का ये हमारा निकल चुका होता है कि कैसे निकालना है इन तीनों का। बाकी बात जो बचा तो इसका कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 5C2 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5C2 जो है इसका कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले पे देखिए n के जगह पे 5 है, c के जगह पे c है और r के जगह पे 2 है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है 5CR, हम लोग r के जगह पे 2 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो n यानी कि 5, उसके बाद फिर r यानी कि 2, उसके बाद NCR यानी कि n हमारा 5 है, r 2 है, इस पे भी हम लोग इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा इसका मतलब होता है। इस टर्म का क्या मतलब होता है, तो 5 से लेकर के 1 तक जाना है, 5 से लेकर के 1 तक जाना है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 2 से लेकर के 1 तक जाना है। तो चलिए हम लोग ये लिखते हैं 2 × 1। उसके बाद यहाँ पे जो 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इस 3 को एक्सपेंड करेंगे। तो 3 को एक्सपेंड किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो 3 × 2 × 1। तो इसमें आप देखेंगे 2 से 2, 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 2 1, 3 2 1 ये कट रहा है। उसके बाद यहाँ से 2, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया। कैसे निकला आप लोग समझे। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसमें हमने किया क्या है। तो सबसे पहले NCR ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोगों को लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे n के जगह पे 5, r के जगह पे 2 हमने रखा, n के जगह पे 5 और r के जगह पे 2 रखा, n के जगह पे 5, r के जगह पे 2 रखा, n - r करेंगे तो यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कैसे किए, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है कि 5 से लेकर के 4,
3 2 1 तक जाना है। और इसका क्या मतलब हो जाता है 2 का 2 1, तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे है उससे पीछे तक 1 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। और 5 - 3 करेंगे तो इसका 3i आ जाता है, तो इसको यहीं से कट कर देते हैं, 3 टर्म्स तक कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 से 2 कटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, तो ये 10 वैल्यू आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या। डालेंगे 5c3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 5c3 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 5 और r के जगह पे 3 रखेंगे हम लोग 3, और उसके बाद 5 - 3, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 × 3i। 3i क्यों लिखा मैंने यह भी बता रहे हैं। तो 3i हम लोग यहाँ पे रखने देते हैं। उसके बाद 5 - 3 करेंगे तो 2 ये आ जाएगा, ये 3 और ये 3 वाला टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 2 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4/2 × 1, यानी कि 2 से 2 कटाएंगे फिर से 10 आ जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो फिर से 10 आ गया। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से 4 को भी निकालेंगे। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जानने वाले हैं कि बाइनोमियल जो थ्योरम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। तो हम लोग क्या जानेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाता है कि a + b⁴n है। तो ये आपसे पूछेगा कि इसमें कितना टर्म्स है। तो इसमें टर्म्स की बात करें तो देखिए हम लोग n से 0 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं। तो अगर 1 से स्टार्ट करें तो कितना हो गया n हो गया, उसके बाद 0 भी एक है, इसीलिए हम लोग n + 1 टर्म्स होता है, टर्म्स 1 + n हो जाता है। यानी कि इसमें कितना टर्म्स होगा तो n + 1 होगा। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n + 1। तो हमने अभी ये बताया कोई भी टर्म है a + b⁴n, तो इसकी जो टर्म की संख्या होगी, टर्म कितनी टर्म होगी, तो वो n + 1 टर्म होगी। यानी कि इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टर्म्स आएगी, तो n + 1 टर्म्स आएगी। जैसे कि अगर a + b⁴ हम लोग 5 को सॉल्व करें तो 5 + 1 यानी कि 6 टर्म आएगा, ठीक है, 6 टर्म आएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा हुआ है कि द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n होगा। यानी कि कोई भी टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसमें 6 टर्म है, कितना टर्म है 6 टर्म है, उसमें से हम लोग किसी भी टर्म को अगर सॉल्व करें और x पे पावर जो होगा और y पे जो पावर होगा उसका सम क्या होगा, n के बराबर होगा। n के बराबर कैसे होगा, हम लोग चलिए एक उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं कि n के बराबर होता है या नहीं। चलिए हम मान लेते हैं कि हम लोग सॉल्व करते हैं NC5 को, ठीक है। हम लोग NC5 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, NC5 और x पे पावर हम लोग सॉल्व करें, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं x + y⁴n, और हम लोग इसका 5वां टर्म सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5वां टर्म यानी कि r = 5 लेके सॉल्व करते हैं तो NC5 x⁴n - 5 y⁴5। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या कि x पे पावर और y पे जो पावर है उसका सम क्या हो जाएगा, तो n के बराबर होगा। तो इसका कहने का यही मतलब है कि n के बराबर होगा। कैसे होगा, n - 5 + n करेंगे तो 5 और 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, n बचेगा। तो वो यही कहना चाहता है कि कोई भी टर्म है उसका जो x और y का पावर है दोनों का सम n के बराबर होगा। ये समझ में आया। आगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, NC0 NC1 NC2 ... NCn तक, ये क्या हो जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाता है ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। इसका कहने का ये मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी कि इधर से फर्स्ट उधर से लास्ट,
दोनों का जो होगा कोफिशिएंट वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है NC0 बराबर NCN, ये इक्वल होगा, कोफिशिएंट इक्वल होगा, टर्म्स इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का हम लोग निकाला है NC0, हमने यहाँ पे लिखा भी है NC0 का वैल्यू 1 होता है और NCN का वैल्यू भी 1 होता है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। उसी प्रकार से अगर इधर से हम लोग सेकेंड टर्म लें और उधर से भी सेकेंड टर्म लें तो उसका वैल्यू भी कोफिशिएंट का बराबर हो जाएगा, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि होता है या नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अब कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए ये हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो ये पहला एग्जांपल है, इसमें आप लोग इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसकी जो टर्म है, टर्म की संख्या कितनी है। तो टर्म्स की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी टर्म्स है इसकी, तो इसको सॉल्व करेंगे और इसकी टर्म की संख्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम अगर देखें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आता है और बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी निकल के आता है। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 से अधिक टर्म है, लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल टर्म्स को कैसे लाना है वो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, वो ज़रा देखें। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे 3ab का स्क्वायर माइनस हो जाता है b का क्यूब। तो अगर a माइनस बी का एक्सप्रेशन देखें होल क्यूब का, तो ये इक्वेशन जो आता है उसी पे ये आधारित किया गया है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और इस पे पावर यहाँ पे दिया गया है 20, इस पे पावर यहाँ पे 20 दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पे गुना में है, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 60 है, तो हम लोग टर्म्स कैसे निकालते हैं, n बराबर यहाँ पे 60 है, और हम लोग टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो n प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू 60 है, प्लस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 61। और ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, एक बार पूछा गया है, ये किस ईयर पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया सवाल है, किस ईयर पूछा गया ये हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये पूछा गया सवाल है, इसको देखेंगे हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया। पहले a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम लोग करें तो ये a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि देखिए a हमने किसको माना 1 और b हमने किसको माना x को। अब इसको सॉल्व करिए, a के जगह पे x, a के जगह पे आप लोग यहाँ पे a के जगह पे x और a के जगह पे 1 और b के जगह पे x रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आता है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आपसे पूछा है कि इसमें कितना टर्म है वो बताइए, तो इसमें जो टर्म है वो 61 है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे इसको किया। तो आज जो भी बताया वो आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो हम लोग नेक्स्ट जो है अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बस ये जाएँ क्वेश्चन इस पर कितना आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि हम लोग सारे सवाल बनाएंगे, सारे एग्जाम्पल देखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल, और इसका जो क्या क्या सवाल पूछा जाएगा वो हम लोग देखेंगे, और अभी तक पूछे गए सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 साल का जो पिछले 5 साल प्रीवियस ईयर का है वो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो लास्ट 5 ईयर का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट 5 ईयर्स का जो
प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत कीजिए, क्योंकि आप वहाँ से ये सीखेंगे कि यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।